बोला गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन द एक्सपेंशन गिवन, और आपको अच्छी तरह से याद होगा 1 माइनस x रेज टू द पावर नेगेटिव n, n इज अ नेचुरल नंबर का एक्सपेंशन क्या होता है? कितने लोग याद है? बस नहीं जिस बस बोलना नहीं है, हाथ ऊपर कर तो मुझे समझ में आ जाएगा जिसको उसको याद है। 1 2 3, ये ऐसे ये हाथ है तेरा नालायक। बाकी जनता सात्विक बोलो जरा बेटा, याद नहीं है? क्लास में क्यों आए हो? ऐसे ही पिकनिक मनाने? n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स टू द पावर r वेरीज 0 टू इन्फिनिटी। तो यही एक्सपेंशन को यूज करना। अगर यहाँ 1 प्लस हो जाएगा तब क्या होगा? तो एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा -1 टू द पावर r का, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम। और यही दो एक्सपेंशंस को आपको इस्तेमाल करना है। जब ये कुछ ना समझ में आए तो आप एक यूनिवर्सल एक्सपेंशन यूज कर लिया। अगर 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी में n की वैल्यू नेगेटिव n कर दोगे तो एक्सपेंशन आ जाएगा, n की वैल्यू p बाई क्यू कर दोगे तो रैशनल वाला भी एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इतनी बात मैंने कल की क्लास में प्रूव करी थी, बताई थी। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। ये इक्वेशन को क्या करेंगे? क्या किया इस क्वेश्चन में? तो ये क्वेश्चन एक इनफिनाइट सीरीज का पावर 3 है और मॉड x लेस देन 1 है। तो सबसे पहले हम इस इनफिनाइट सीरीज को क्या लिख दें? जीपी है। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया? 3, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो गया? -3, एंड दैट इज सिग्मा 3 प्लस r माइनस 1 सी आर, 3 प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। तो ये एक्चुअली r प्लस 2 सी 2 हो जाएगा ना, r प्लस 2 सी आर, 3 माइनस 1 इज 2, तो r प्लस 2 सी आर भी बोल सकते हैं इसको। अब इसका कुछ टर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे? हमें x की पावर क्या चाहिए? तो हमें ये दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू r प्लस 2 c2, cr एंड c2 सेम ही बात, एंड देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 क्या हो जाएगा? 14c2, 14c2। फोर्टीन C2 मतलब है 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2, दैट इज 91। सिंपल। अगले क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेंगे आंसर करने के लिए। रेडी? क्विक। बोले फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन गिवन। x की पावर 10 का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं आप इस एक्सपेंशन में। पहले तो इस एक्सपेंशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना? किसका है? 1 प्लस एक्स का क्या पावर? और भी कुछ बोलो। माइनस क्या? 1 प्लस एक्स की पावर -1 तो नहीं है, -2 2 3 नहीं। इज सो क्लेवर। 2 3 नहीं हो तो हो जाएगा ना, ये 2 3 है। मतलब ऐसा विशफुल थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि जो इच्छा है वही मांग लो कि हाँ ठीक है ये नहीं है छोड़ दो। एजीपी है।
एजीपी जीपी का डेरिवेटिव होता है, और इनफैक्ट जो अभी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं ये सब एजीपी 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 यही है ना, n टाइम्स एजीपी था, n-1 टाइम्स एजीपी है ये जो एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n किया आपने, क्योंकि n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करके आया था, तो हर डिफरेंशिएशन में एक अरिथमेटिक फैक्टर मल्टीप्लाई होता जाता है, तो वो सभी उसी फॉर्मेट के हैं, तो इसको ये क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करके ही आ जाएगा ये वाला। तो ये अगर आपको शायद याद हो, क्या लिख दूं मैं इसको, 1 प्लस एक्स प्लस तो आएगा क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन नहीं है, 1 प्लस एक्स की पावर -2 का एक्सपेंशन होता क्या है, सिग्मा r प्लस 2 माइनस 1, तो r प्लस 1 c1, r प्लस 1 c1 मीन्स r प्लस 1, r प्लस 1 एक्स की पावर r वेरीज 0 से इंफिनिटी, और साथ में एक -1 की पावर r भी आएगा, एग्रीड। तो अब बताओ इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो यही तो आएगा, r0 पर क्या आएगा, x नो 1, r1 पे क्या आएगा -2x, r2 पर क्या आएगा +3x² -4x³, यही आ रहा है, बोलो। तो पहला स्टेटमेंट तो यही है कि आप इसको जजमेंट लो कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, किसको, ये जो अंदर में एक्सप्रेशन था इसकी बात कर रहे हैं ये, और उसकी टोटल पावर क्या है 2, तो ये बन गया अल्टीमेटली क्या 1 प्लस एक्स की पावर -4 हो गया, और इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, समेशन -1 टू द पावर r 4 प्लस r -1 r प्लस 3 c r x की पावर r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। अब हमें इसमें क्या कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, तो हमें यहां पर कोएफिशिएंट x की पावर 10 चाहिए, मतलब यहां पर कोएफिशिएंट x की पावर 10 चाहिए, मतलब यहां पर कोएफिशिएंट x की पावर 10 चाहिए, क्या आएगा -1 की पावर 10, 13c 10 बोलो या 13c3 एक ही बात है, आ जाएगा तुम्हारा 13c3, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 12 इंटू 11 बाई 3 फैक्टोरियल, तो आ गया तुम्हारा 26 इंटू 11, 286, ठीक है जी। तो नेगेटिव एक्सपेंशन में ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है, आगे चले। फाइंड द फॉलोइंग कोएफिशिएंट इन द गिवन एक्सपेंशन, x टू द पावर 14 का कोएफिशिएंट चाहिए इन द एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस x4 की पावर 4, हाँ नहीं किए थे, वो ऐसे ही थे बट ऐसे नहीं थे, मतलब वो ऐसे ही थे लेकिन जैसे हुए थे ये वैसे नहीं होगा, ये अड़ा देगा, वैसे करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग नेगेटिव एक्सपेंशन को इंगेज नहीं करते थे, हम उसको वो फैक्टराइज हो जाते थे, यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा दे दिया तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जो
डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन वैसे आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो क्वाड्रेटिक है। इसको, हाँ सही बात है। तो यक्ष ने कुछ बढ़िया सी बात बोली तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि चलो करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोला बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 14 चाहिए हमें इस एक्सपेंशन में। तो आपने बोला कि ये जीपी को सिंप्लीफाई कर लो, यही बोल रहे हो? ये जीपी क्या आ रही है? 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स अब होल टू द पावर 4। तो अब ये सिंप्लीफाई हो करके क्या रिड्यूस हो रही है? 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिनोमिनेटर में 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2। अब जैसे अगर यहाँ 1 माइनस एक्स की पावर 4 रहा होता तब तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता। अब ये नेगेटिव एक्सपेंशन आ गया पिक्चर में। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 14 इन, ये तो आ गया तुम्हारा 4c0 माइनस 4c1 x की पावर 5 प्लस 4c2 x की पावर 10 माइनस 4c3 x की पावर 15 एंड प्लस 4c4 x की पावर 20। और ये आ गया सिग्मा r प्लस 2 माइनस 1 r प्लस 1 c1 x की पावर r वेरीज 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? अब दिक्कत ये है कि दिक्कत कुछ नहीं है, ये दोनों टर्म तो मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि इनमें x की पावर ऑलरेडी 14 को एक्सीड कर चुकी है। हमें x की पावर 14 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो हमारे लिए यूजफुल ये 3 टर्म्स है। अब हमें देखना है कि ये वाला ये टर्म यहाँ के कौन से टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके x की पावर 14 बनाएंगे। तो 4c0 x की पावर 14 होगा, यहाँ पर r की वैल्यू 14 लेंगे तो क्या आएगा 15c1 माइनस 4c1 टाइम्स, बोलो 4c1 टाइम्स 5 यहाँ है तो यहाँ 10 चाहिए तो 11c1। अरे 10, r की वैल्यू 10 होगी। अच्छा 14 चाहिए क्या? अच्छा 14 चाहिए तो 10c1 एंड प्लस 4c2, 10 यहाँ है तो 4 चाहिए 5c1 एंड यू गॉट द आंसर। 4c0 1 होता है तो ये आ गया 15 माइनस 40 एंड प्लस 5c1 5, 4c2 6, 5 6 या 30। तो आगे आंसर क्या है 5। क्लियर है? क्या हुआ साकेत? क्लियर है ना? अगले पार्ट का भी कर दो जल्दी से। क्या बोल रहे हो केशव? सेकेंड टर्म के पावर बी पार्ट में क्या किया आपने? दोनों जीपी को सिंप्लीफाई किया। ये वाला आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस x4 ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 और दिस वन इज 1 माइनस x5 ओवर 1 माइनस x रेज टू द पावर 3 and we are looking for coefficient किसका? Coefficient of x raised to the power 9 in this expansion, which is nothing but coefficient of x की power 9 in 1 minus x4 square into 1 minus x5 cube
into 1 minus x raised to the power -5. Here if you multiply these two expansions, हमें x9 चाहिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। पहला टर्म क्या होगा? 1 minus 2x4 plus x8 a minus b whole square, and this one is 3c0 minus 3c1 x5, and next term is irrelevant to me क्योंकि उसमें x की पावर 10 एंड हायर आ जाएगा, जबकि हमें x9 के बियॉन्ड कोई टर्म चाहिए नहीं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब x की पावर 10 का टर्म किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 10 या उससे हायर पावर ऑर्डर के टर्म बनेंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। और ये वाला एक्सपेंशन तो आप जानते हो, सिग्मा बोलो 5 प्लस r माइनस 1, तो r प्लस 4cr x टू द पावर r वेरीज 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ बिकॉज यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस, तो सारे प्लस होते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो तब ऑल्टरनेट हो जाता, -1 की पावर r फैक्टर आता है। एनीवे, अब देखो इसके बाद आप यहां तक तो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे ये ट्राइनोमियल और ये जो 4 डिग्री 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, उसको मल्टीप्लाई करके टोटल तो 12 टर्म्स बनेंगे, लेकिन वो 12 में से रेलिवेंट कितने हैं मेरे लिए? 1 इंटू कॉन्स्टेंट रेलिवेंट है ना, 1 इंटू x5 वाला रेलिवेंट है, सेकेंड इंटू फर्स्ट रेलिवेंट है, सेकेंड इंटू सेकेंड रेलिवेंट है, थर्ड इंटू फर्स्ट रेलिवेंट है, और कोई रेलिवेंट नहीं। तो हम वो रेलिवेंट टर्म लिख दे रहे हैं 1 माइनस 3x की पावर 5, 1 के साथ में ये 2 मल्टीप्लाई किए, 2 टर्म मिले। ये सेकेंड टर्म इसका लिया तो सेकेंड के साथ में -2x4 प्लस 6x की पावर 9 and plus x की पावर 8. These are the only 5 terms which are relevant. इसके अलावा टर्म तो तमाम आएंगे, हाँ, इसके अलावा 7 टर्म और आएंगे, बट वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। और इधर में जो आ रहा है वो तो आपको आ ही रहा है, r प्लस 4c4 x की पावर 4, x की पावर r वेरीज 0 से इन्फिनिटी। अब बता लो कोएफिशिएंट बोलो, हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर 9 का, क्या आएगा? 1 के साथ तो 9 ही चाहिए, तो 13c4 माइनस 3 टाइम्स 5 के साथ 4 चाहिए, तो 8c4 माइनस 2 के साथ 5 चाहिए, तो 9c4 प्लस 6 के साथ 0 चाहिए, तो 4c4 एंड प्लस 8 के साथ 1 चाहिए, तो 5c4। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी सिचुएशन में आपको अब कोएफिशिएंट कलेक्ट करने में दिक्कत होगी। किसी भी डिजायर्ड एक्सप्रेशन का, डिजायर्ड पावर टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब ये हम लोग कोएफिशिएंट पे एम्फेसाइज इतना क्यों कर रहे हैं, तो अब इसका एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडिया इन सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हेडिंग देंगे selection of objects out of a multi-set. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय डॉक्टर जेसी बोस। मल्टी सेट से मतलब एक सेट, मतलब एक कलेक्शन जिसके अंदर में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के कई सारे ग्रुप्स हैं, तो उसमें से अगर आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चूज करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए दिया गया चूज करना हो या अरेंज करना हो। तो सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ finding number of ways of selecting R object out of a group of L number of identical A, M number of identical B and N number of identical C.
ठीक है, अगर इसमें बोलते हैं कि आर ऑब्जेक्ट की बजाय टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, तो आपको वर्बली आंसर कर देते हैं L+1 इंटू M+1 इंटू N+1। बट ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बोल रहे हैं क्या कि उसमें से कुछ आर चूज करने, 4 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 5 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 7 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कैसे करते थे, केस एनालिसिस से। याद करो IIT JEE वाले की प्रॉब्लम थी, उसमें से 4 लेटर लेने के कितने तरीके थे, तो 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट एंड ऑल डिस्टिंक्ट, ऐसे करके केसेस बनाते थे। बट अब इस सिचुएशन में केस बनाना हो तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बिकॉज देयर आर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस। तो उसके लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या है वो समझो। अब देखो, आर ऑब्जेक्ट लेने हैं तो आपके पास चॉइसेस क्या हैं? चॉइसेस हैं यहाँ फर्स्ट सेट से क्या चॉइस है, फर्स्ट ग्रुप से क्या चॉइस है? यू टेक नो ए और 1A और 2A और 3A और ऑल आर नंबर ऑफ एज इफ इट इज पॉसिबल, अगर ये सफिशिएंटली लार्ज है तो। ऐसे सेकंड से भी ऐसे चॉइस है, नो बी, 1B, 2B, 3B और यहां से भी वही चॉइस है। तो आई वुड से दैट number of homogeneous the number of ways of selecting R object will be equal to number of homogeneous product of degree R in this expansion. पहले लिख लो, that then I will explain you. अब समझो, देखो हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि L और M और N की वैल्यू R से बड़ी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ R से छोटी और कुछ R से बड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। या ये मान के चलो कि सबकी वैल्यू R से लेस है। ठीक है जी, जैसे R की वैल्यू अगर 13 है तो मान लो L 9 है, M 11 है और N 7 है, ऐसा कुछ मान लो। तो ऐसे केस में अगर मैं बोलूं कि what are the possibilities of selection from the first group, तो आप बोलेंगे either take no A or 1A or 2A or 3A or all A, L नंबर ऑफ A। L से ज्यादा A लेने का तो चॉइस नहीं है ना, क्योंकि उतने ही अवेलेबल है। ऐसे B से क्या है, none, 1, 2 और all, और C से भी क्या है, none, 1, 2, 3 और all। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करें, अब इसमें एक चीज लिखी हुई है, उसको ध्यान से समझो। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ डिग्री आर। ये समझने वाली बात है कि क्या मतलब हुआ। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? एक टर्म आएगा A0 इंटू B0 इंटू C0, जैसे डिवाइजर में करते थे। इसको बोलते हैं 0 डिग्री का होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ डिग्री 0। इसी तरह से एक टर्म आएगा, 1 डिग्री के कितने टर्म आएंगे? A1 B0 C0, A0 B1 C0 एंड A0 B0 C1। इनको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ डिग्री 1। यहाँ HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है। हाँ, कुछ लोग अभी HP में ही अटके रहेंगे। 1 डिग्री के होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब 0 डिग्री का होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या फिजिकली सिग्निफाई कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्ट। यू हैव टेकन नो A, नो B, नो C, नन। 1 डिग्री का होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई कर रहा है? सिलेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। This is one way of selecting one object. This is another way of selecting one object. This is another way of selecting one object. मतलब या तो A लेंगे या B लेंगे, या तो एक A, एक B, एक C, 3 तरीके हैं। तो जितने फर्स्ट डिग्री के जितने होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, उतने तरीके से एक ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हो सकता है। अब तो समझ गए होंगे ना। जैसे 2 डिग्री के होमोजीनियस प्रोडक्ट जरा लिखो, A² B0 C0, A0 B² C0, A0 B0 C², A1 B1 C0, A1 B0 C1, A0 B1 C1। तो ये टोटल कितने हैं? हाँ, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ डिग्री 2
कितने हैं 6, तो 6 तरीके हैं 2 सेलेक्ट करने के। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस मल्टीसेट इज नंबर ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट ऑफ डिग्री आर। एक्सप्लेन हो गया कि नहीं, कि जितने आर डिग्री के होमोजेनियस प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस एक्सपेंशन में, उतने तरीके से हम आर ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई उसको काउंट कैसे करें। rth डिग्री वाले जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे उनको काउंट करने का क्या तरीका है। इट वाज अ चैलेंज एंड इट रिमेन्ड चैलेंज फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू मैथमेटिशियंस कि वो rth वाले कैसे काउंट करें। क्यों? क्योंकि देखो 2 डिग्री वाला तो आपने 6 करके काउंट कर लिया, ऐसे मैं बोलूं 3 डिग्री वाला तो शायद वो भी आप काउंट कर जाओ, बट मैं बोलूं 13 डिग्री वाला तो फिर तो ढूंढते रह जाओगे यार 13 डिग्री वाले कितने कॉम्बिनेशंस में बनेंगे। तो वो काउंट कर, और वो भी ये कि जनरल केस में कैसे काउंट करेंगे। ये तो चलो तीन फैक्टर्स हैं, ऐसे 13 फैक्टर्स हो और उसमें 53 डिग्री वाला होमोजेनियस प्रोडक्ट काउंट करना हो, इट इज मैन्युअली नॉट पॉसिबल। यू नीड सम मेथड, यू नीड सम फार्मूला फॉर दैट। तो वो फार्मूला कैसे सोचा गया और कितना सिंपल तरीके सोचा गया, ये देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है। डॉक्टर बोस ने ये सजेस्ट किया कि अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को अगर मैं x मान लूं, अच्छा ऐसा क्यों सोचा पहले ये समझो। उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी भी तरीके से अगर ये प्रोडक्ट्स जो है एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे ये 2 डिग्री वाले सारे जो है वो एप्पल बन जाए। एप्पल, जो मैथमेटिशियन जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, ऐसे कुछ सोचते हो, बिल्कुल अजीब सी चीजें सोचते हो कि मान लो ये सारे 2 डिग्री वाले एप्पल हो जाए और 1 डिग्री वाले बनाना हो जाए। तो अगर ये b प्लस बी प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3b। तो 3b हो जाएगा। तो 3 क्या बता रहा है? 3 बता रहा है नंबर ऑफ बनानास इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। तो 3 इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 1। ऐसे अगर ये सारे एप्पल हो गए तो ऐड करके क्या आ जाएगा 6 एप्पल। तो 6 क्या बता रहा है? मतलब अगर ये सारे अलग अलग जो होमोजेनियस प्रोडक्ट बन रहे हैं एक सर्टेन डिग्री के, अगर सारे वो एक सिंबल में क्रिएट हो जाएं, तो उनका सम जो है उसका कोएफिशिएंट जो आएगा वही नंबर होगा। ठीक है। अब बात आई कि ये मैथमेटिकली एक सिंबल में कैसे क्रिएट हो, क्योंकि है तो अलग अलग सारे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैथमेटिकली दे आर नॉट सेम, बट व्हाट इज सेम इन देम, व्हाट इज डिफरेंस इन देम। अगर डिफरेंस ढूंढेंगे तो बोलेंगे भैया ए बी सी की पावर चेंज हो रही है, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, ऐसा। लेकिन सिमिलैरिटी क्या है? पावर का सम नहीं चेंज हो रहा है। अच्छा, मैथ्स में मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड कब होती है? जब बेस सेम हो। तो इसलिए उन्होंने बोला ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी को एक्स मान लो। अगर ए बी सी तीनों को एक्स मान लो तो क्या होगा? ये हर एक टर्म एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये सभी एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, और ये सभी एक्स बन जाएंगे। तो एक्स rth डिग्री वाले सारे क्या बन जाएंगे? एक्स की पावर आर बन जाएंगे, और एक्स की पावर आर प्लस एक्स की पावर आर प्लस एक्स की पावर सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड होकर के जो एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट आएगा वही क्या बताएगा? नंबर ऑफ वेज। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? रेज हैंड। ठीक है। तो आया क्या? देयरफॉर इसको सारी बेसिस को इक्वल कर दिया तो आया क्या? x की पावर 0 प्लस x1 प्लस x2 अप टू x की पावर l मल्टीप्लाइड बाय x0 प्लस x1 प्लस x स्क्वायर अप टू, अरे ये सेकंड ब्रैकेट क्या बनेगा? x की पावर m इंटू x0 प्लस x1 अप टू x की पावर n। इस प्रोडक्ट में हम अब क्या ढूंढ रहे हैं? ईच rth डिग्री प्रोडक्ट विल बिकम कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में x की पावर r का जो कोएफिशिएंट होगा वही बताएगा r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। ठीक है, राइट इट डाउन। तो हमने ये लिखना है, बस लास्ट लाइन लिखनी है आपको। दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x0 plus x1 plus x2 up to x to the power l multiplied by x0 x1 x2 xm multiplied by x0 x1 x2 xn।
ये कैसे आया, ये लास्ट वाला लाइन कैसे आया, बाय जस्ट रिप्लेसिंग a equal to b equal to c as x in the second step. इस वाले स्टेप में a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू x लिख दिया बस। उससे rth डिग्री का होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो बन गया x की पावर r, और नंबर ऑफ सच प्रोडक्ट बन गया कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, और ये जो एक्सपेंशन है वो इसमें कन्वर्ट हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें ना समझ में आ रहा हो तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उसको पूछ लो, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट तो निकालना अब आप सीखिएगा। है कि नहीं, ये 1 माइनस ऐसा कुछ आ जाएगा ना, 1 माइनस एक्स की पावर l प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, क्योंकि ये सभी जीपी है, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है, ये भी जीपी है। फिर इसका एक्सपेंशन, नेगेटिव एक्सपेंशन सीख गए हो तो आराम से कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो अब हम हर वो प्रॉब्लम जो सेपरेटर मेथड से करते थे, सिलेक्शन वाली प्रॉब्लम करते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करने की प्रॉब्लम सेपरेटर मेथड से करते थे, तो एक दिक्कत आती थी कि अपर रेस्ट्रिक्शंस को हम केयर नहीं कर पाते थे, लोअर रेस्ट्रिक्शन तो उतने मिनिमम दे देते थे, अपर नहीं हैंडल होते थे। अब अपर वाले भी हैंडल हो जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं, हटाओ इसको। अच्छा, अगर अरेंजमेंट करना होगा तो उसका भी रास्ता है। अगर यहां पर जैसे बोला ना नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर, लेकिन अगर इसी में ये पूछते क्या कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट, आर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तब क्या होगा, तब थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। यहां पर सब कुछ वही रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ आर एक्स की पावर आर रहेगा और यही एक्सप्रेशन रहेगा, बट चेंज क्या होगा, 1/n फैक्टोरियल, नहीं 1/n नहीं, n फैक्टोरियल, यहाँ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखना चाहो तो लिख दो एक जगह पर, यहां पर लिख देंगे, अलग से लिखेंगे, ये n फैक्टोरियल टाइम्स x0/0 फैक्टोरियल, x1/1 फैक्टोरियल, x2/2 फैक्टोरियल, xl/l फैक्टोरियल। यहां पर भी 1 फैक्टोरियल से डिवाइड, यहां पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, यहां पर m फैक्टोरियल से डिवाइड, 1 फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी तक पूछा नहीं गया है, और जो पूछा गया है वो केस एनालिसिस से बड़े आसानी से आ जाता है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपके लिए है कि शायद इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 99.999% है कि नहीं पड़ेगी, बट फिर भी जानते रहो। ये डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि एक मिनट, यहाँ आर नहीं, एन नहीं है बेटा, ये आर फैक्टोरियल है, क्योंकि एट द एंड आपके पास आर ऑब्जेक्ट आएंगे, और आर ऑब्जेक्ट का परमुटेशन कितने वे से होता है, आर फैक्टोरियल से। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो आर ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो किस तरह के होंगे, वो कितने उसमें ए होंगे, कितने बी होंगे, कितने सी होंगे, तो हमें नहीं पता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये पता हो कि आर ऑब्जेक्ट हैं जिसमें 3 ए टाइप के हैं, 4 बी टाइप के हैं और बाकी सी टाइप के हैं, तो वहां पर तो हम कर सकते हैं कि आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू जो बचे हुए फैक्टोरियल। बट सिंस वी डू नॉट नो हियर कि किस तरह के सिलेक्शंस बन रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह के सिलेक्शन बन रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले ही ये कर दे रहे हैं कि अगर एक ए टाइप का एक जाएगा तो उसके लिए एक फैक्टोरियल है साथ में, और एक्स स्क्वायर के लिए 2 एक्स जा रहे हैं ना, मतलब ए टाइप के 2 जा रहे हैं, तो बाई 2 फैक्टोरियल उसके कोएफिशिएंट में डाल दिया, सो दैट अपने आप वो जब जाए तो अपने लिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लेके जाए, तो अपने आप बन जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। परमुटेशन के लिए मैंने जो बताया वो यही है, ये क्वेश्चन करके बताओ। परमुटेशन के लिए जितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उतना फैक्टोरियल टाइम्स यही सेम एक्सपेंशन लिखेंगे, बट जितनी पावर है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करके लिखेंगे, दैट्स इट।
जैसे फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन एक लेटर है, एक वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स का रेपिटेशन है। जैसे पहले तो रेपिटेशन को आइडेंटिफाई करो। ए एंड आई, ए कितनी बार है? 2 टाइम्स ए एंड 2 टाइम्स आई एंड 2 टाइम्स एन एंड टोटल कितने थे? 11। 11 में से 6 हो गए तो 5 लेटर डिस्टिंक्ट हैं। कौन कौन से? ई एंड एक्स एंड एम एंड टी एंड ओ। हेलो। So from this set, this multi-set, we have to select how many letters? 4. तो number of 2a है। 24 का क्या मतलब होता है? Number of ways of selecting, number of ways of choosing 4 is equal to, वैसे देखो तो चूजिंग 4 के लिए आपके पास क्या क्या केसेस बनेंगे? 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, 2 डिस्टिंक्ट एंड ऑल डिस्टिंक्ट। 3 केसेस करके बनाएंगे तो केस एनालिसिस से भी सॉल्व हो जाएगा। बट अभी हम लोग केस एनालिसिस के बजाय कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं? कोएफिशिएंट मेथड। कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। किसका कोएफिशिएंट देखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन व्हाट? a। 2 आइडेंटिकल a के लिए 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बता रहा है? नो a, 1a और 2a। and same will happen for I and n, तो by power 3 1 plus x plus x square into 1 plus x plus x square into 1 plus x plus x square। और रिमेनिंग जो लेटर्स हैं उनके लिए या तो है या तो नहीं है, तो 1 plus x और पावर 5। इस एक्सपेंशन में हमें x की पावर 4 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। ढूंढो। हाँ, एक्सपेंशन पूरी नहीं हुई, हो तो गई है। पावर 3 है ना, तो हो गई है ना। क्या क्या दोबारा बताऊं? मतलब ये इसके पिछले वाला जो बताया गया वो समझ में नहीं आया था, आ गया था, तो फिर इसमें वही तो किया, वही यूज किया। 2a था, चलो ऐसे लिख देता हूं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे a के लिए, इंटू आई के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर अगले वाले के लिए 1 प्लस एक्स लिखेंगे, अगले वाले के लिए फिर से 1 प्लस एक्स लिखेंगे, अगले वाले के लिए फिर 1 प्लस एक्स लिखेंगे, अगले वाले के लिए फिर 1 प्लस लिखेंगे, फिर 1 प्लस एक्स लिखेंगे। यही चीज ये। क्लियर है? अब देखो यहां तक तो मेथड बताएगा, आपको गाइड करेगा। इसके बाद आपको कौन गाइड करेगा? आपका दिमाग। इसके बाद आपको अकल लगानी पड़ेगी, इसके बाद भी अकल लगाने का स्कोप रहेगा। जैसे एक कुछ लोग तो इसको स्ट्रेट वे ऐसे लिख देंगे, जीपी कर लेंगे, है ना। तो ऐसे लिख देंगे 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5, ये तो ऐसे रखना पड़ेगा, और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अरे 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाला 1 माइनस एक्स पर -3 भी तो बनेगा। अच्छा हाँ, इसका भी होल क्यूब आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात। अब यहाँ दिक्कत क्या है मैं समझाऊं। ऐसे जाने पे दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है बट दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ये पहले वाले में 4 टर्म बनेंगे, क्यूबिक बाइनोमियल क्यूब है, 4 टर्म यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ बनेंगे, 6 इंटू 4 24 टर्म बन जाएंगे। वो अलग बात है, वो 24 में से कुछ टर्म रेलिवेंट होंगे, लेकिन बनेंगे तो सारे। और इसका इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, फिर हमें वो 24 में से सारे ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से रेलिवेंट है, फिर उनका उधर से कलेक्ट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट। हाँ
कैसे ऐड हो जाएगा? बेस सेम कहां से है यार? तेरे चश्मे का नंबर बदल गया क्या? 1 - x³ या 1 - x है, बेस सेम कहाँ है भाई? तो ये इसमें कोई क्लब नहीं होगा, किसी दो को क्लब करके कुछ और बना दिया जाए, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो ये इट इज गोइंग टू बी लिटिल लेंदी बट इट कैन बी परफॉर्म्ड। अभी मैं बोल रहा हूं डू वी हैव अनदर वे? तो देयर इज अ वे दैट you treat the first one as binomial, clubbing 1 + x together. Why? Because 1 + x यहां भी दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से सोचूं, ऐसे कि भाई फर्स्ट वाले को बाइनोमियली एक्सपेंड करें तो ऐसा आ जाएगा 3c0 1 + x³ प्लस 3c1 1 + x² 2 × x² प्लस 3c2 1 + x × x4। और अगला टर्म मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि x, हालांकि क्योंकि उसमें x³ 6 हो जाएगा, तो हमें चाहिए ही नहीं। बोलो हाँ या ना? और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1 + x⁵ से, और उसमें हम कोएफिशिएंट किसका ढूंढेंगे? कोएफिशिएंट किसका चाहिए हमें? x⁴ का। यही था ना? तो करो भैया, ऐसे बैठ के देखने से नहीं होगा। मतलब मौका मिलते एकदम साइलेंट होके बैठ जाते एकदम, हाँ ठीक है, हाँ चाहिए तो यही। पिक्चर देखने मत बैठो यहाँ पर। अब ये क्या होगा? ये 1 + x⁵ मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म में, और एक्सपेंशंस को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ चाहिए कहां पर? 3c0 1 + x⁸ प्लस 3c1 1 + x⁵ 7 × x² प्लस 3c2 1 + x⁵ 6 × x4। आगे मुझे चाहिए नहीं। एंड नाउ आई कैन फाइंड द कोएफिशिएंट। यहां पर क्या आएगा भाई? 8c4, 3c0 × 8c4 प्लस यहां पर क्या है? यहां बाहर x² पड़ा हुआ है, तो इस एक्सपेंशन से मुझे x² चाहिए। x² वाला टर्म का कोएफिशिएंट 7c2, 3c1 × 7c2। समझ में आ रही बात? तीसरे पे जाओ, यहाँ x4 है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म चाहिए 3c2 × 6c0 एंड यू गॉट द आंसर 8c4। कैलकुलेट करना पड़ेगा 8c4 थोड़ा सा, 8 × 7 × 6 × 5/4 फैक्टोरियल प्लस 7c2 होता है 21, 63 हो जाएगा ये। एंड 3c2 3 होता है और 6 3 + 3। यहाँ पर देखो 8 6 जा 48 2 70 हो गए। 73 + 63 कितना आ गया? 136 वेज। ठीक है जी, तो ऐसे हैंडल होगा। चलो इलाहाबाद को करके बताओ। इलाहाबाद से 4 लेटर निकालने हैं आपको, कितने तरीके से निकालेंगे? मतलब है कि आप कुछ भी सीख लो, आपको अपना दिमाग लगाने का स्कोप बना रहेगा। अगर जो लोग अपना अकल लगाएंगे वो बेटर तरीके से करेंगे। और मैं देखता हूँ डाउट क्लास जब लगती है ना, तो उसमें अटेंडेंस आपकी लो हो जाती है।
अगली मंडे को जो डाउट क्लास होगी उसमें जो लोग नहीं एब्सेंट, जो लोग प्रेजेंट नहीं होंगे उनको अगली रेगुलर क्लास में बैठने नहीं दूंगा मैं. तो दैट डाउट क्लास डजंट मीन दैट यू टेक इट एज अ चॉइस कि नहीं डाउट क्लास है तो मेरे तो डाउट नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं तो मैं क्यों जाऊं. ठीक है, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत जरूरी है वो. जिन्होंने किया है उनको तो सिर्फ 1-2 सवाल पूछने हैं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो सब कुछ डाउट है. तो कम से कम वहां बैठ के कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे आप. इलाहाबाद में क्या ब्रेकअप है? ठीक है, आपके पास में 4 आइडेंटिकल ए है और 2 आइडेंटिकल एल है और एच है, बी है और डी है, और कुछ तो नहीं है. कितने लेटर टोटल हैं? 9 लेटर्स हैं और 9 में से लेने कितने हैं? 4. तो वी आर लुकिंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन विच एक्सपेंशन? a के लिए 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 और b के लिए, l के लिए 1 + x + x² और बाकी तीनों के लिए 1 + x की पावर 3. ठीक है, अब करके बताओ, फटाफट आंसर निकल के बताओ. इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, इसके आगे चलो. This is coefficient of x4 in 1 - x की पावर 5 upon 1 - x, 1 - x³ upon 1 - x and 1 + x का क्यूब. हालांकि इसको भी लिख सकते हो 1 - x² upon 1 - x. हम्म, 20 आ गया पक्का? चेक कर लो एक बार. तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा, ये 1 - x हटा दो, ये भी हटा दो और यहाँ 1 - x की पावर -2 लिख दो, चलेगा? दौड़ेगा जी बिल्कुल. ये हटा दिए, ये भी हटा दिए. अब फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. x की पावर 4, ये दोनों से क्या आएगा? 1 माइनस, हाँ हट जाएगा, x की पावर 5 वाला हट जाएगा. 1 - x³ सिर्फ रहेगा यहाँ पर, 1 - x³, 1 × 1 - x³. और यहाँ पर जो एक्सपेंशन आएगा उसमें 3c0, ये तो सारे चाहिए. और सिग्मा r + 1 x की पावर r, यही आएगा. r वेरीज 0 से इंफिनिटी. हेलो, अब यहां पर देखो तो 1 के साथ तो ये सारे आएंगे, x³ के साथ सिर्फ 2 आएंगे. तो आप बोलेंगे कोएफिशिएंट x की पावर 4 इन 1 + 3x + 3c2 is 3x² + x³, ये रहेगा. और फिर -x³ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल कर दें, x³ वाला. तो ये वाला x³ कैंसिल कर दो, प्लस वाला. फिर -3x4 आएगा, -3x की पावर 4 आएगा. और इनटू ये तो आप देख ही रहे हो, r + 1 x की पावर r वेरीज 0 to ∞. अब देख लो कौन कौन सा कोएफिशिएंट, क्या क्या कोएफिशिएंट मिलेगा. तो 1 के साथ तो आप जानते ही हो,
5 आएगा, और 3x के साथ 3 + 1 4 प्लस 3 × 4, एग्रीड, एंड प्लस 3 टाइम्स x² के लिए यहाँ पर x² चाहिए तो 3 आएगा, माइनस 3 टाइम्स x4 के लिए 0 चाहिए तो 1 आएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 23। तो तुम्हारे 20 वेज कैसे आ रहे थे साहब? बस ऐसे करके फिर -1 आ जाता है ना? तो 4 नंबर और -1 नंबर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस 400-500 रैंक का फर्क हो जाता है। क्योंकि अगर आपने ऐसी एक गलती कर दी तो आप तो दिमाग में रख के चल रहे हो कि आपका स्कोर जो है 204 आ रहा है, 205, और आपका स्कोर आ गया 200। 5 नंबर, 4 तो गए जो आपने सोच के रखे हुए, और एक माइनस भी गया, 5 नंबर चले गए। 5 नंबर जाने का मतलब है कि लगभग 500 रैंक स्लाइड हो जाएगी। हर नंबर पे 100 बच्चे होते हैं, ऊपर में नहीं। मतलब ऐसी गलतियां कौन अफोर्ड कर सकता मालूम है? जो ऑलरेडी 300 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, उसकी सेहत पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, ठीक है IIT दिल्ली नहीं मिलेगी, IIT कानपुर में कुछ मिल जाएगा, कोई ब्रांच यहाँ क्लोज होगी तो दूसरी वाले IIT में मिल जाएगी, दैट्स इट, इतना ही फर्क पड़ेगा। दे विल गेट सिलेक्टेड, क्योंकि ऊपर में स्लाइड होने का रेट जो है वो स्लो होता है, वहां पर ऊपर में गैप बहुत होता है रैंक्स में। ऑल इंडिया रैंक 1 का स्कोर अगर 350 है आउट ऑफ 360, तो हो सकता है कि रैंक 2 जो है सीधे 320 पे हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 10-10 मार्क्स, 5-5 मार्क्स, 20-20 मार्क्स तक का डिफरेंस भी समटाइम्स होता है रैंक्स में। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाती है, और इधर 180 तक आते आते 160 तक आते आते सुपर डेंस हो जाता है। मतलब एक नंबर 1000 लोग एकदम लाइन करीब, मतलब एक नंबर कम आया और आप बाहर हो लिस्ट के, 5-6 हजार एक्स्ट्रा आपके ऊपर निकल गए लोग, और नीचे तो लाखों लोग होते हैं एक नंबर पे, सेम रैंक लेके चल रहे थे। 3 लाख रैंक, 3 लाख रैंक वाले कितने हैं पता नहीं, 1 लाख, पता नहीं कितने लोग हैं, 1 लाखों लोग पड़े हुए। एनीवे, तो समझ में आ रहा है कैसे करना है? बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? प्लस माइनस की गलती ना हो, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ कोई छोड़ गया, कोई टर्म देखा नहीं, कोई कोएफिशिएंट मिस कर गए, ऐड गलत कर लिया, सब्ट्रैक्ट गलत कर लिया, एनसीआर को सिंप्लीफाई गलत कर लिया, ये 2-2 पैसे वाली मिस्टेक होंगी, बड़ी मिस्टेक इसमें होने का स्कोप ही नहीं, क्योंकि बड़ी चीज है ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका ध्यान रखेंगे, दैट्स इट। जैसे क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो, क्विक। In how many ways 10 identical toys be distributed among 3 children such that the first receive maximum 6, second gets maximum 7 and third gets maximum 8? मिनिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैक्सिमम का रिस्ट्रिक्शन है। अब यहां पर अगर पहले बंदे को A मानो, दूसरे को B मानो, तीसरे को C, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले को क्या क्या एक्सेप्टेबल है? 0 से लेके 6 तक, और दूसरे वाले को क्या क्या एक्सेप्टेबल है? 0 से लेके 7 तक, और तीसरे वाले को हाँ 0 से लेके 8 तक। और इस प्रोडक्ट में हमें कौन से डिग्री के होमोजीनियस प्रोडक्ट चाहिए? 10 डिग्री के, तो 10 डिग्री होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें चाहिए। नंबर ऑफ इन दिस एक्सपेंशन, यही चाहिए ना हमें?
तो यही हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x square up to x6 into 1 + x square till x7 and last 1 + x square till x8। अपर रिस्ट्रिक्शन लग गई। यहां पर सेपरेटर मेथड में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 10 ऑब्जेक्ट लेंगे और 3 पार्ट करने के लिए अगर आप 2 सेपरेटर लगाएंगे तो बहुत सारे केसेस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जैसे किसी को 10 मिल गए, वो नहीं चाहिए, किसी को 9 मिल गया, किसी को 1 मिल गया, वो भी नहीं चाहिए, 1 8 वाले भी नहीं चाहिए, 2 8 वाले भी नहीं चाहिए, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, वो कैटर नहीं हो पाएंगी इस वजह। हाँ कौन सा? नहीं, सेपरेटर वाला मेथड लगाओ, लेकिन अपर रिस्ट्रिक्शन के केस में नहीं लगाओ। अब ये तब ये करेंगे। ये सबके लिए है, सबके लिए। आप कहीं से स्टार्ट कर लो, ये एक्स से स्टार्ट कर लो, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट कर लो। और इसमें ऐसा है ना, वहां पर ऐसा है कि जो रेस्ट्रिक्शन है सबके लिए यूनिफॉर्म है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस केस में अब अलग अलग है। पहला बोलता है मुझे मिनिमम 3 चाहिए, दूसरा बोलता है मुझे मैक्सिमम 5 चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिनिमम 4 चाहिए, मैक्सिमम 2 मतलब 6 चाहिए। तो सब कुछ हैंडल हो जाएगा यहाँ पर इस केस में। तो तो क्या आएगा? कोएफिशिएंट x की पावर 10 इन व्हाट? 1 - x की पावर 7 इंटू 1 - x की पावर 8 इंटू 1 - x की पावर 9 इंटू 1 - x की पावर -3। भाई ये भी जीपी है। 1 - x 7/1 - x। देखो यक्ष जो है ये, इसका दिमाग काम करता है, लेकिन इसे आराम के मूड में बैठ गया है शांति से कि अब क्यों यार ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालते, ठीक है हो ही जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखो, नो डाउट दैट वी ऑल आर गिफ्टेड इन सम और अदर वे, बट नेचर ने बैलेंस रखने के लिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक आदमी जिसको बहुत दिमाग दे दे ईश्वर और उसको बहुत हार्ड वर्किंग भी बना दे, तो उसमें और बाकी लोगों में इतना फर्क आ जाएगा कि वो सुपरमैन की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर इतना डिफरेंस हो जाए एक ही स्पेसिस में, तो फिर देयर इज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स हो जाएगा, एकदम सिविल वार शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं कि बैलेंस रखता है, जिसको हार्डवर्क का कैपेबिलिटी देता है उसको थोड़ा स्लो बना देता है, जो बहुत फास्ट दिमाग जिसका काम करता है उसको कंजूस नहीं रहता, कामचोर बना देता है, आलसी बना देता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बैलेंस बनाती है नेचर। तो ये मैं बात किस लिए बता रहा हूं कि अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज गिफ्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी हैव बीन ब्लेस्ड विद, हमें अपने गिफ्ट को आइडेंटिफाई करके, अपनी वीकनेस एंड शॉर्टकमिंग्स एंड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके शॉर्टकमिंग्स पे वर्क करना चाहिए। जैसे अगर मेरी आदत है कि मैं लेथार्जिक रहूं, मतलब काम से जी चुराऊं, लेकिन मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हार्ड वर्किंग बन जाऊं। उसके लिए ढूंढूंगा, रास्ते ढूंढूंगा। अच्छा उसको देखूंगा, अच्छा वो बहुत मेहनत करता है, तो उससे इंस्पायर हो। मैंने ऐसे बच्चों को आईआईटी में रैंक लेते देखा हुआ है जिससे बेटर ऑलमोस्ट पूरी क्लास थी। पूरी 100 बच्चे क्लास में है, जिसमें से 99 बच्चे मेंटली उससे अच्छे हैं, बट ही गॉट सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ दोज 99 ऑलमोस्ट 75 डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। तो ऐसे बच्चों को देखा हुआ। एक बच्चा था रोहिताश्व, पंचकुला बैच का था, अराउंड 2013 आई थिंक, 12 और 13, जो जैन के बैच का था। उसकी हालत ये थी कि फर्स्ट ईयर में जो आया तो शुरू का 2 महीने ही वॉज स्ट्रगलिंग टू सच एन एक्सटेंट कि हर क्वेश्चन को मेरे से 10 बार पूछता था। मतलब जैसे क्लास खत्म होती थी ना, वो अपनी कॉपी लेकर के मेरे केबिन में घुस जाता था, और उसके बाद जितने सवाल मैंने कराए रहते तो उसको दोबारा पूछता था। फिर अगले दिन आता था जब अगली क्लास के लिए, तो फिर से वही सवाल लेके आता, सर अभी भी नहीं समझ में आया।
फिर पूछता था। कितनी बार तो मैं इतना इरिटेट हो जाता था, लेकिन अपना इरिटेशन में पी जाता था अंदर, क्योंकि मुझे उसका चेहरा देख करके ना मुझे मतलब कि सिंपैथी हो जाती थी। मुझे लगता था कि सोचो कितना डेयरिंग है ये, और कितना इसके अंदर कितना दुर्दांत इच्छा होगी उसके अंदर में सीखने की, कि 3 बार पूछ चुका है और उसको नहीं समझ में आया। दूसरा बच्चा होता तो हिम्मत नहीं करता टीचर के पास आने का, लेकिन वो फिर भी आ रहा है। तो मुझे सिर्फ ये फील होता था ना, मुझे बहुत दया आती थी उसके ऊपर। मुझे लगता था कि ये कितना मतलब इसके अंदर में डिजायर है लर्न करने की। तो फिर मैं उसको 10-10 बार बताता था एक एक चीज को, और अल्टीमेटली ही गॉट सिलेक्शन। और बड़े 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 महारथी नहीं सिलेक्ट हुए उसकी बैच में। एक ऐसा बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, उसकी नहीं सिलेक्ट हुआ मतलब उसकी रैंक आई 4000। एक ऐसे बच्चे की जो रघु महाजन से भी ज्यादा स्मार्ट था। मतलब उसको मैं डे 1 से रघु से बेटर रेट करता था ब्रेन वाइज, इतना स्मार्ट था वो। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में सिलेक्टेड था। ये तुम्हारा ये कौन सा था, साइबर ओलंपियाड में सिलेक्टेड था। मैथ्स ओलंपियाड का हर बार मतलब कि कैंप तक गया था वो। इस कैलिबर का बच्चा था और बहुत स्मार्ट था, मतलब बहुत हार्ड वर्क, मतलब कि तेज था, लेकिन बहुत कामचोर था। कामचोर मतलब जेई स्पेसिफिक उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। वो पूरा उसका जब मन करता था ना, तो लेकर के ओलंपियाड टाइप के प्रॉब्लम लेकर के उसको करते रहता था। वो और एक बच्चा और था, दोनों वही करते रहते थे। कई बार मैंने समझाने की कोशिश करी, बट इतना उनके अंदर में उतना वो एक एडिक्शन हो गया था उस तरह की प्रॉब्लम का, कि थ्रू आउट द डे दे आर डूइंग, डे एंड नाइट दे आर डूइंग द सेम प्रॉब्लम। उस तरह की प्रॉब्लम कर रहे होते थे, बट जेई वाली प्रॉब्लम में उनको इंटरेस्ट नहीं आता था। बस एग्जाम के 2-3 दिन पहले उठा के सारी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कर जाते थे। इस तरह का नेचर बन गया, तो उनकी रैंक खराब हो गई। शोभित की 2000 के आसपास रैंक आई थी, आईटी खड़गपुर से, इकोनॉमिक्स से किया, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। बट स्मार्ट इतना था कि 4 साल करते करते वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का कंसल्टेंट बन गया। बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है कि इंडियन प्लानिंग कमीशन का कंसल्टेंट बन जाए। उसको मतलब स्पेशल प्रोजेक्ट मिल गया वहां पर काम करने के लिए। तो जो स्मार्ट है वो तो जगह अपनी बना ही लेगा कहीं ना कहीं पर, इतनी टैलेंट है कि बना लेगा। लेकिन कम से कम इस तरह के एग्जाम में सफर कर सकता है। देर आर मोस्ट लाइकली कि वो सफर कर जाए अगर वो हार्ड वर्किंग नहीं हुआ तो। इसलिए हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, तो वो अडेप्ट करना चाहिए। स्पेशली ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ यक्ष के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग बनो। चलो आगे क्या, अब क्या करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 10 चाहिए, तो 1 - x7 1 - x8 - x9, यही 3 रहेंगे। x7 - x8 - x9, इसके अलावा जो भी बनेगा वो बड़ा हो जाएगा। और इधर में आएगा सिग्मा r+2 CR या C2 x की पावर r वेरीज 0 to infinity। और हमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट चाहिए। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। क्या आएगा बोलो। 12C2 माइनस, नहीं 7 के लिए, हाँ 5C2 माइनस 4C2 माइनस 3C2। 12C2 का मतलब क्या हुआ, 66 -10 -6 -3। ठीक है जी। तो होपफुली अब हो जाएंगे ना, छोड़ दूं अब इसको। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके शीट में है, आप आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे इसको। तो कहाँ तक हम लोग समझ गए सारी चीजों को और अप्लाई करना। नेचुरल इंडेक्स, उसके सारे एप्लीकेशन सीख लिया। नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स और उसके एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन के लिए मैंने नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स बताया आपको, अदरवाइज नहीं भी करते तो भी चलता है। फिर मैंने बताया था कि आप किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। पावर अगर रैशनल है तो भी एक्सपैंड कर सकते हैं, और रैशनली नहीं, किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड बताने जा रहा हूं, तो आप लिखेंगे मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन। मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, ये मैक्लॉरिन साहब जो थे, इन्होंने बोला, क्या बोला,
that any function fx, ये +2 में भी यूज होगा काफी रिगरस लिमिट्स में, कॉन्टिन्यूटी वगैरह में, इसलिए अच्छे से समझ लेना। एनी फंक्शन fx फॉर विच f0 f'0 f'0 and ... finitely exist। कोई ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा फंक्शन जो 0 पर डिफाइंड हो, 0 पर उसकी वैल्यू रियल फाइनाइट हो, और उसके सारे डेरिवेटिव 0 पर फाइनाइट हो। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एंड ऑल डेरिवेटिव 0 पर डिफाइंड हो और वो फाइनाइट नंबर्स हो। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर उसका जो रेट ऑफ चेंज इनफिनाइट हो जाए या किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ना एग्जिस्ट करे, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जिनके लिए ऑल डेरिवेटिव एंड function and its all derivative defined at x equal to 0 finitely can be expressed as a polynomial in x degree extending to infinity हालांकि इन्फिनिटी डिग्री अगर पॉलिनोमियल की जा रही है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल के बजाय इन्फिनिट सीरीज बोलेंगे, जैसे कि पिछले आपने केसेस किए, ठीक है। तो बट फॉर्मेट उसका पॉलिनोमियल होगा। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ बोला कि भाई ऐसा कोई फंक्शन एफ होगा, वो ऐसा होगा a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ये a0 a1 a2 ये सब कैसे आएंगे, ये जो कोएफिशिएंट हैं ये इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो उन्होंने बोला वेयर a0 क्या है, तो a0 तो सबको पता है, a0 इज f0, क्योंकि x को 0 पुट करो तो सारे 0 हो जाएंगे, a0 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। a1 क्या है, तो उन्होंने बोला a1 इज f'0, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म इवेलुएट करने के लिए वेरिएबल को 0 पुट करते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो हमने a1 चाहिए, तो a1 तो x का कोएफिशिएंट है, हम इसको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो f' निकालोगे तो क्या आएगा, a0 का तो 0 हो जाएगा, और a1 प्लस 2a2 इंटू एक्स प्लस 3a3 इंटू प्लस 4a4 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर अब f'0, x को 0 पुट कर दो तो f'0 आ गया कि नहीं, f'0 आ जाएगा a1। क्लियर है। अच्छा a2 कैसे आएगा, a2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो 2 बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, f'(x) क्या आएगा, 0 प्लस 2 इंटू 1 इंटू a2, 2 फैक्टोरियल a2, तो a2 आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू a3x प्लस 4 इंटू 3 इंटू a4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब x को 0 पुट किया आपने, तो f'0 की वैल्यू आई 2 फैक्टोरियल टाइम्स a2, तो a2 आ गया f'0 बाई 2 फैक्टोरियल। तो पैटर्न बनाना चाहो तो यहां पर बाई 1 फैक्टोरियल लिख दो और यहां पर बाई 0 फैक्टोरियल लिख दो, चलेगा। तो a3 क्या होगा, एक पैटर्न से समझ में आ रहा है ना, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ak क्या हो जाएगा, kth डेरिवेटिव एट 0 अपॉन k फैक्टोरियल। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो एक आध बार और डिफरेंशिएट करके देख लो, एक बार और डिफरेंशिएट करके देखो, 2 आ जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बन जाएगा, यहाँ इस वाले में 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, है ना।
तो एक्सपेंशन आया, इसी एक्सपेंशन को बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। क्या? एफ ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ। हाँ जी, सबको, हर एक फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट कंडीशन वही है कि वो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव 0 पर डिफाइंड हो, तो चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे कॉस एक्स हो, चाहे e टू द पावर एक्स हो, चाहे log 1 प्लस एक्स हो, या जितने बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने किए सबके लिए करें। आप चाहेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन भी आ जाएगा, इससे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n वाला भी आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 का भी आ जाएगा। हाँ, इसी मेथड से, इसी तरह से एक्सपेंशन बन जाएगा। तो अब इससे हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले 2-3 एक्सपेंशन डिराइव करते हैं। आप फटाफट जरा लिख करके बताओ तो। राइट द एक्सपेंशन ऑफ, राइट द एक्सपेंशन, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e raised to the power x, e raised to the power minus x, sin of x, cosine of x। जल्दी करो फटाफट। tan of x, tan of x आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है? तो ये 4 लिख दो और 10 के लिए होमवर्क कर दो, और 5वां भी एक लिख देना यार, log 1 प्लस एक्स, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और log 1 माइनस एक्स भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। e की पावर x, हाँ, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। हाँ 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 बिल्कुल, और नीचे फैक्टोरियल भी आएगा। हाँ सही बात। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। कुछ कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ, ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लिख दे रहा हूँ, उसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है डेरिवेटिव पे। तो e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x है, स्पेशल फंक्शन का, वैसे तो x की पावर n का तो आपको आता ही है, और साइन x का, साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, एंड tan x का सीकेंड स्क्वायर x होता है, और log x का 1/x होता है। और कोई बताना है क्या? हाँ, सीकेंड x का सीकेंड x tan x होता है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एनीवे, जो आपको जरूरत हो यूज कर लो। तो अगर मैं e टू द पावर x की बात करूं, fx अगर e टू द पावर x है तो f डैश x क्या हो जाएगा? e टू द पावर x ही रहेगा, और f डबल डैश x भी क्या रहेगा? e टू द पावर x ही रहेगा। तो e टू द पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद ही है, खुद ही अपना डेरिवेटिव है। तो इसमें तो आपको पता ही हो गया कि सारे f0, f डैश 0, f डबल डैश 0 and all derivative at 0 will be 1। अगर ये बात इस एक्सपेंशन में डाल दिया जाए तो e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन आया, e टू द पावर x will be 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। बोलो,
इसको आप सिग्मा x रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल वेयर r वेर इज 0 to infinity भी बोल सकते हो। यहीं से अगर मैं आपसे बोलूं e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, बस तो आ जाएगा सिग्मा -1 to the power r x to the power r अपॉन r फैक्टोरियल, r वेर इज 0 to infinity। यहीं से अगर कोई आपसे बोले e की वैल्यू क्या आएगी, तो e 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, याद आया जो मैंने बताया था शुरू में एकदम बिल्कुल। हाँ, अब बिकॉज ये सीरीज नॉन टर्मिनेटिंग इन्फिनिट सीरीज है, तो बेशक टर्म जो आगे जाने वाले टर्म छोटे होते जा रहे हैं 1/3 और ज्योमेट्रिकली रिड्यूस हो रहे हैं, 120 हो जाएगा, फिर 720 हो जाएगा, फिर 5050 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डेसिमल के बहुत आगे चेंजेस होंगे, बट चेंजेस होंगे। एवरी नेक्स्ट टर्म गेटिंग एडेड अप गोइंग टू चेंज, ऑल्टर द नंबर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट इज गोइंग टू चेंज। तो जब तक आप इन्फिनिटी तक सारे टर्म को अकोमोडेट नहीं करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर इरेशनल, कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता है। एनीवे ई आ गया, राइट? क्लियर है ना? ये दोनों एक्सपेंशन समझ में आ गए? तो दिस इज डन एंड दिस इज डन। आगे बढ़ो, साइन और कॉस का एक्सपेंशन लिखो। साइन का क्या लिखा? सही है, कॉस का लिख दो। और फिर देखो दोनों एक्सपेंशन को ध्यान से देखोगे, तुम्हें लगेगा कि दैट इज द रीजन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दोनों एक्सपेंशन को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोले जाते हैं। तो ये हटा दो, ये वाला तो सबका हो गया ना? ये नोट कर चुके सब लोग? यक्ष कर लिया नोट? नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो अब साइन एक्स का ढूंढते हैं। साइन एक्स का पहले डेरिवेटिव बताओ। अगर फंक्शन साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव पीरियोडिक है, एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट करता है। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अगला डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा। पहला वाला ही आ जाएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। और अगला वाला ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद वाला वापस यही आ जाएगा। फिर यही साइकिल चलेगी। इससे पता ये चल रहा है कि एफ 0 तो 0 है, एफ डैश 0 1 है, एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 0 है, और ट्रिपल डेरिवेटिव 0 पर -1 है, और फिर चौथा डेरिवेटिव वापस यही आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव 0 पर 0 हो जाएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पर 1 आ जाएगा। मतलब 0 1 0 -1 की के पैटर्न चलते रहेंगे। तो कोएफिशिएंट में क्या आएगा? यहां पर इस कोएफिशिएंट में क्या आएगा? साइन एक्स का एक्सपेंशन बन गया कि नहीं? साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह साइन एक्स लिख दो। क्या आएगा? पहला टर्म तो एब्सेंट, कांस्टेंट टर्म होगा नहीं। ये वाला टर्म होगा एफ डैश 0 1 है ना, एक्स, और एफ डबल ये वाला 0 तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा, एक्स क्यूब का टर्म होगा माइनस साइन के साथ, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। एक्स 4 वाला नहीं होगा, प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो साइन एक्स के एक्सपेंशन को याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं ई एक्स का एक्सपेंशन तो आसान था, जो एक्स की पावर है उसी फैक्टोरियल से डिवाइडेड है। यहां पर जो एक्स की पावर है वही फैक्टोरियल से डिवाइडेड है, लेकिन सिर्फ ऑड पावर के टर्म है, इवन वाले मिसिंग है, और अल्टरनेट प्लस माइनस है। एक्स, एक्स क्यूब, एक्स 5, एक्स 7, अल्टरनेट प्लस माइनस, जो पावर उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। याद रहेगा? अब जब कॉस के लिए करोगे देखो तो यहां से स्टार्ट होगा, इधर देखो सेकंड से स्टार्ट होगा ना, जिसको आप यहां एफ डैश बोल रहे हो वो एक्चुअली एफ एक्स होगा। तो एफ 0 1 होगा, एफ डैश 0 0 होगा, अगला -1 होगा, फिर 0। तो उसको ऐसे ऐसा पैटर्न बनेगा 1 0 -1 0। तो अब इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको -1 कर दो, इसको 0 कर दो, फिर यही पैटर्न चलाते रहो तो क्या बनेगा? 1 ये वेनिश हो गया,
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4 by 4 factorial minus x6 by 6 factorial. What is speciality if you compare both? जो टर्म साइन में मिसिंग है वो कॉस में आ गए। साइन और कॉस को मिला दिया जाए तो सारे टर्म बन जाते हैं। साइन और कॉस को अगर कंबाइन करके ऐड कर दिया जाए तो सारे टर्म बन जाते हैं, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और यहीं से ये प्रूफ कर सकते हो कि e raised to the power iota x is equal to cos x plus iota sin x। ऐड नहीं करो, साइन वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन वाले में क्या कर दो, आयोटा मल्टीप्लाई कर दो। देखो अभी मैं करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर आयोटा कर दो तो यहाँ भी आयोटा आ जाएगा, 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 सब जगह आयोटा हो गया। अब दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा, cos x प्लस आयोटा sin x बनेगा 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर, ये -1 को लिख दो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और माइनस आयोटा को लिख दो आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और प्लस को आयोटा 4 लिख दो। समझ में आ रही बात कि नहीं? आयोटा एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो आपको लग नहीं रहा कि ई की पावर आयोटा एक्स का एक्सपेंशन बन गया? हाँ, क्या साइन ऑफ एक्स की वैल्यू कहां पर? कोई भी रियल नंबर पे निकाल सकते हैं, बट देयर विल बी सम एरर, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आएंगी। -1 से 1 के बीच में अगर वैल्यूज x की पुट करेंगे, -1 रेडियन से 1 रेडियन के बीच में, तो इट विल गिव यू मोर, मतलब अप्रॉक्सीमेट, मतलब बेटर वैल्यूज। एंड जितना आप दूर जाएंगे देयर इज एरर, वो आप पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, देयर इज रिमाइंडर, कुछ कुछ थोड़ा सा बच जाता है एक्सप्रेशन को, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको वो सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इसको हटा दो, ये समझ में आ गया ना? वो वाली बात क्लियर हो गई? यूलर फॉर्म समझ में आ गया? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज e की पावर आयोटा थीटा। क्यों लिखा था? ये वजह से लिखा था। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? बोल दे कुछ ऐसे, कुछ अच्छा वो हुई, मैं समझ रहा था तुम ऐसे कुछ बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चारों हो गया। अब ये ऐसे कर जाएंगे log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन। तो इसमें एक्सपोनेंशियल तो चलो आगे मैं यूज करूंगा, log वाला एक्सपेंशन हम यूज करेंगे आगे। जैसे मैं log 1 प्लस एक्स का निकाल देता हूं, बस 1 मिनट आप मेरे को दो। देखो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना है तो फंक्शन को आपने एफ एक्स को क्या ले लिया, log 1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स। अगला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 मान के डिफरेंशिएट करो, तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगला डेरिवेटिव करेंगे ट्रिपल वाला, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/1 प्लस एक्स का क्यूब। ऐसे चलता रहेगा, है ना, -6/1 प्लस एक्स की पावर 4। और फिर जब मैं 0 पर कैलकुलेट करूंगा तो f0 क्या है, 0 बोलो, f डैश 0 क्या है, 1। f डैश के बजाय डबल डैश 0 क्या है, -1। f ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 क्या है, 2। और थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 क्या है, -6। क्लियर है? अब मैं जब मैं ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखना चाहूंगा यूजिंग द मैक्लॉरिन सीरीज, तो क्या आएगा, f0 तो 0 है, f डैश 0, तो x के साथ क्या आएगा, x 1x, x/1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और -x² 2 फैक्टोरियल प्लस 2 × x³ 3 फैक्टोरियल। अब यहां देखो तो एक्चुअली एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 का 2 कैंसिल करके नीचे सिर्फ 3 आएगा,
इसको अगर हटा दे तो क्या लिखे यहाँ पर, फैक्टोरियल नहीं लिखे, 3 लिखे। अच्छा यहाँ भी फैक्टोरियल ना लिखे 2 लिख सकते हैं, और यहाँ भी फैक्टोरियल ना लिखे तो 1 लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न दिख रहा है। एक और देख लो, अगला क्या आएगा, -6 टाइम्स x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 6 मिसिंग आएगा, 6 हटा दो और 4 फैक्टोरियल का 4 रहेगा। क्लियर है। तो आप देखोगे कि इसमें हमेशा फैक्टोरियल नहीं आएंगे, जो पावर x की होगी उसी से डिवाइड होगा, और इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है ना, पक्का क्लियर है ना। इसको और भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लॉग वाला एक्सपेंशन को इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, तो वो सब बाद में आप सीखेंगे। बट ये है कि ये एक्सपेंशन अगर आ गया तो log 1 - x अपने आप आ जाएगा। कैसे, x की जगह -x डालेंगे तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, आएगा -x/(x²/2 - x³/3 - x4/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज भी कॉन्सेप्चुअली क्या है समझ में आ गई, लॉगरिथमिक सीरीज भी समझ में आ गई, लॉगरिथमिक सीरीज कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल कैसी होगी, साइन की कैसी होगी, कॉस की कैसी होगी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में से प्रॉब्लम सॉल्विंग बची हुई। ठीक है, तो इस पे क्लास होगी मंडे और वेडनेसडे को, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनफिनाइट सीरीज की, कुछ और जो आपके डाउट होंगे। तो मंडे की क्लास और वेडनेसडे की क्लास आपकी अभी कंपलसरी है, डाउट क्लास है, सबको अटेंड करना, कोई छोड़ेगा नहीं उसको। हाँ वही वही जो टाइम स्लॉट है वही रहेगा। कैसे टेस्ट, तो टेस्ट क्लास के टाइम में थोड़ी होता है, क्लास तो वही जैसे चलते थे। अच्छा तुम लोग नहीं अटेंड करते थे ना, 4:30 to 6 डाउट क्लास।